ओडा ने वन पीस की सबसे ट्रैजिक स्टोरी को एक छोटे से वर्ड प्ले के पीछे छुपा रखा है और ये शायद वॉइड सेंचुरी के बारे में हमारी पूरी सोच बदल देगा। इमू के रिवील के बाद से लव टेल का आइडिया काफ़ी पॉपुलर हो गया है और आज मैं आपको वो सारे हिंट्स और डिटेल्स दिखाऊंगा जो सजेस्ट करते हैं कि ये थ्योरी सच हो सकती है और हम वन पीस की सबसे हार्ट ब्रेकिंग बैक स्टोरी देखने वाले हैं। पहले इस आइडिया को जल्दी से समझते हैं। लव टेल थ्योरी कहती है कि वन पीस की 800 साल पुरानी हिस्ट्री सिर्फ पावर की जंग नहीं बल्कि एक बड़ी रोमांटिक ट्रेजेडी है जो सीरीज के ओरिजिनल टाइटल रोमांस डॉन को एक नया मतलब देती है। वॉइड सेंचुरी के बीच में इमू और जॉय बॉय का एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि वो दोनों एलिबेस्टा की क्वीन नेफेटारी डी लिली से प्यार करते थे। जहां इमू एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहता था, लिली ने जॉय बॉय के साथ फ्रीडम का रास्ता चुना। इस बिट्रेयल ने इमू का दिल तोड़ दिया और उसने अगले 800 साल उनका वजूद मिटाने में लगा दिए। हिस्ट्री में ये वॉर इमू ने अपनी शर्म छुपाने के लिए बनाया था कि एक सो कॉल्ड गॉड ऑफ द वर्ल्ड को उसकी पसंदीदा औरत ने रिजेक्ट कर दिया। ये भी एक्सप्लेन करता है कि जायंट स्ट्रॉ हैट को फ्रोजन क्यों रखा गया है। वो लिली और जॉय बॉय के बॉन्ड की एक ठंडी और अकेली याद है जिसे इमू कभी भुला नहीं पाया। विल ऑफ डी उस डॉन को सिंबलाइज करती है जो इमू के गम की रात को खत्म कर देगी। लास्ट में निको रॉबिन ही वो होगी जो पोनोग्लिफ्स ट्रांसलेट करके दुनिया को बताएगी कि उनका रूलर सिर्फ एक टूटे हुए दिल वाला आदमी है जिसकी ऑब्सेशन ने पूरी दुनिया को डुबो दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। ओडा ने वन पीस शुरू करने से पहले इसका नाम रोमांस डॉन रखा था। हमें लगा रोमांस का मतलब एडवेंचर है, लेकिन ये एक लिटरल लव स्टोरी भी हो सकती है। और जब रॉजर फाइनल आइलैंड पहुंचा तो उसने उसका नाम लाफ टेल रखा क्योंकि वो सच देखकर हंसने लगा था। जापानीज काताकाना में लाफ यानी राफू और लव यानी रावू लगभग एक जैसे हैं। रॉजर इसलिए हंसा क्योंकि इतनी बड़ी जंग कोई कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल वजह से नहीं बल्कि एक पैथेटिक लव स्टोरी की वजह से थी। एग हेड में वेगापंक ने बताया कि दुनिया डूब रही है, पर कैसे? इमू शायद मून को रिप्रेजेंट करता है। फिजिक्स में मून की ग्रेविटी टाइड्स को कंट्रोल करती है। इमू की लूनर पुल की वजह से सी लेवल्स बढ़ रहे हैं और दुनिया सफोकेटिंग हो रही है। ये रिवील तभी हुआ जब इमू लिली की पोर्ट्रेट को देख रहा था। अमेज़न लिली काम बेल्ट में है जहां करंट्स नहीं होते। ये एक ऐसी जगह है जहां इमू की टाइड्स नहीं पहुंच सकती, इसलिए वो एक सैंक्चुरी है। डी का शेप एक ग्रीनिंग स्माइल जैसा है जो इमू का मजाक उड़ाता है और स्ट्रॉ हैट एक सूरज जैसा है जो मून यानी इमू को ब्लॉक कर देता है ताकि दुनिया फ्री हो सके। लेकिन लूफी को हिस्ट्री या इमू के टूटे हुए दिल से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वॉइड सेंचुरी के लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए लड़ रहा है। लूफी बस मून को एक मुक्का मारेगा, वर्ल्ड ग्रेविटी ठीक करेगा और रेड लाइन को तबाह कर देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके दोस्तों को बैठने के लिए थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए। वन पीस के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है लूफी का ड्रीम। सबसे पॉपुलर आइडिया ये है कि वो पूरी दुनिया के साथ खाना पीना चाहता है, जो उसके कैरेक्टर पर परफेक्टली फिट बैठता है। लेकिन जब लूफी और रॉजर ने बचपन में वही बात कही थी तो उसे एक्सप्लेन करने में काफ़ी मिनट्स लगे थे। ये उन थ्योरीज को गलत प्रूव करता है, जैसे कि लूफी एक मछली बनना चाहता है या बस एक बड़ी पार्टी देना चाहता है, क्योंकि उन्हें तो चंद शब्दों में एक्सप्लेन किया जा सकता था। मेरा मानना है कि लूफी का ड्रीम सारे आइलैंड्स को एक साथ खींचना है, एक रियल पैंजिया बनाना, ताकि पूरी दुनिया एक मैसिव टेबल पर बैठकर जायंट बैंक्वेट कर सके। इसके लिए रेड लाइन को तोड़ना पड़ेगा, जो फिशमैन आइलैंड पर शायरली ने पहले ही फोरटेल किया था। ये लिटरली वन पीस को क्रिएट करेगा और साथ ही इससे सैंजी का ड्रीम ऑल ब्लू भी बन जाएगा। इन शॉर्ट, हिस्ट्री का सबसे ईविल सिस्टम शायद एक ऐसे बच्चे के हाथों एक्सीडेंटली खत्म हो जाएगा जिसे लगता है कि दुनिया का मैप एक प्रॉपर डिनर पार्टी के लिए बहुत मेसी है। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल म्यूरल में दिखती है। पहला और दूसरा एज इस फ्रेज के साथ खत्म होता है और वो फिर कभी नहीं मिलेंगे, जबकि तीसरा एज यानी प्रेजेंट इस पे खत्म होता है और यकीनन इस बार वो मिलेंगे। ये सुनने में उन लवर्स जैसा लगता है जो किस्मत से अलग हो गए थे और सही वक्त आने पर फिर से मिलने वाले हैं। एडवेंचर, प्यार, दोस्ती और लॉयल्टी ज़्यादातर शोनेन मांगा के कोर थीम्स होते हैं। भले ही वन पीस में रोमांस सबसे बड़ा एस्पेक्ट नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टोरी के पीछे की मेन मोटिवेशन नहीं हो सकती। एक और पॉपुलर शोनेन का एग्जाम्पल लेते हैं, नारुतो। कोई नहीं कहेगा कि रोमांस इसका मेन एस्पेक्ट है। अगर आपको एक कोर थीम बतानी हो तो वो दोस्ती होगी। मगर नारुतो के मेजर इवेंट्स के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या थी? नारुतो के पेरेंट्स क्यों मरे? उसके अंदर 9 टेल्स क्यों सील किया गया? फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर शुरू ही क्यों हुई? जवाब है ओबिटो उचिहा।
एक ऐसा कैरेक्टर जो अपनी पसंदीदा लड़की की मौत से अंदर तक टूट गया था। एक कभी नेक और ऑप्टिमिस्टिक बच्चा जो होकागे बनना चाहता था, वो स्टोरी का सबसे बड़ा विलन बन गया। ऐसा ही पैटर्न वन पीस में ईमू के साथ भी अनफोल्ड हो सकता है, खासकर जब से ईमू को उसी आर्क में रिवील किया गया जहां रॉक्स डी ज़ेबेक का जिक्र हुआ, जिसने लिटरली अपने परिवार और प्यार के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। पिछले चैप्टर में हमने ईमू को एल्बाफ पहुंचने पर मुंह से खून निकलते देखा। हमें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, पर यह साफ है कि ईमू होली लैंड को ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ सकता, वरना वो मर जाएगा। ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता है एक कर्स के बारे में, बिल्कुल जुनेशा की सजा की तरह, जो इटर्निटी तक न्यू वर्ल्ड के समुद्रों में भटक रहा है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए वॉइड सेंचुरी के एक और इंपॉर्टेंट फिगर की बात करते हैं, डेवी जोन्स। लव टेल इंटरप्रिटेशन में डेवी जोन्स वॉइड सेंचुरी के दौरान जॉय बॉय का एक डार्क काउंटर पार्ट लगता है। जहां जॉय बॉय फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, डेवी जोन्स लालच और डोमिनेशन को दिखाता है, और हो सकता है कि ईमू के आने से पहले वही दुनिया का ओरिजिनल किंग रहा हो। लेजेंड और कई थ्योरीज के मुताबिक ईमू ने डेवी जोन्स को समुद्र की गहराइयों में रहने का कर्स दिया, जिसे हम डेवी जोन्स लॉकर कहते हैं। शायद यही वजह है कि समुद्र डेविल फ्रूट यूजर्स को रिजेक्ट करता है। ये कनेक्शन रॉक्स और ब्लैकबियर्ड जैसे मॉडर्न फिगर से भी जुड़ता है, जो शायद डेवी के ब्लड लाइन से हैं और उस ग्लोबल थ्रोन को वापस पाना चाहते हैं जो ईमू ने 800 साल पहले चुरा लिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईमू को किसने कर्स किया। सबसे कॉमन थ्योरी ये है कि या तो जॉय बॉय या डेवी जोन्स ने मरने से पहले उसे कर्स किया, जिसकी वजह से वो मैरी जियोइस नहीं छोड़ सकता। लेकिन अगर ये सच होता तो इसका मतलब होता कि वॉइड सेंचुरी के लोग कर्सेस या डार्क मैजिक का यूज करते थे, जो काफी अनलाइकली लगता है। जॉय बॉय के पास लूफी का फ्रूट था, और ये इमेजिन करना मुश्किल है कि सन गॉड फ्रूट किसी को कर्स कर सकता है। वैसे ही डेवी जोन्स की पावर अगर टीच जैसी थी तो वो भी कर्स बेस्ड नहीं लगती। दूसरी तरफ ईमू की सारी एबिलिटीज कर्सेस से डीपली कनेक्टेड हैं। जुनेशा की सजा भी डायरेक्टली ईमू से जुड़ी है। वॉइड सेंचुरी एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ी थी, तो हो सकता है कि ईमू ही वो अकेला था जिसके पास ऐसी कर्स लाइक पावर्स थी। मगर अगर ईमू के पास ही ये पावर है तो वो खुद कर्स क्यों है? मुझे लगता है कि ईमू ने वॉइड सेंचुरी की जंग जीतने के लिए किसी फॉरबिडन एबिलिटी का यूज किया होगा। उसे इमेंस पावर तो मिली, पर बदले में वो कर्स हो गया, और इसका अकेला सोल्यूशन मदर फ्लेम लगता है, एक अनडाइंग एनर्जी सोर्स। क्या ये अजीब नहीं है कि एल्बाफ आर्क के इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर में जहां ओडा ने ईमू का ट्रू फॉर्म और होली नाइट्स को दिखाया, वहां पर उन्होंने एक पूरा पेज यॉर्क और मदर फ्लेम को भी दिया। ये रैंडम नहीं हो सकता। अगर ईमू सच में एक लुनारियन है, जैसा कि उसकी अपीयरेंस से लगता है, तो ये बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि लुनेरियंस की सबसे बड़ी पहचान उनकी आग, फ्लेम है। और क्या हो अगर ईमू की फ्लेम धीरे धीरे बुझ रही हो? म्यूरल की प्रोफेसी बताती है कि एक डीमन के पास मदर फ्लेम है। कुछ लोग कहते हैं कि मदर फ्लेम खुद एक एंशिएंट वेपन है, और लुलूसिया में जो हुआ उससे ये बात लॉजिकल लगती है। लेकिन एंशिएंट वेपन्स वो चीज़ें हैं जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं और उन्हें बस एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, जैसे पोसाइडन या वानो का प्लूटॉन। दूसरी तरफ मदर फ्लेम को वेगापंक ने बनाया है। तो फिर वॉइड सेंचुरी के दौरान मदर फ्लेम कैसे एग्जिस्ट कर सकती थी? यहाँ आते हैं लुनेरियंस। लुनेरियंस को कभी गॉड्स की ट्राइब माना जाता था जो रेड लाइन के ऊपर रहते थे। एडवर्ड न्यूगेट के मुताबिक मेरी जियोइस बनने से बहुत पहले रेड कॉन्टिनेंट पर एक किंगडम ऑफ गॉड्स हुआ करता था, लेकिन कुछ अनजान वजहों से लुनेरियंस लगभग खत्म हो गए। वर्ल्ड गवर्नमेंट आज भी उनका शिकार करती है और उनकी थोड़ी सी जानकारी के लिए भी मिलियंस ऑफ बेरीज का इनाम देती है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, पकड़ने के लिए नहीं। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बकेनियर्स, फिशमैन और जायंट्स जैसी कई रेसेस को टारगेट किया, यहाँ तक कि डेवी जोन्स की वजह से डेवी डी क्लैन के पीछे भी गए। फिर भी बाकी सबका वजूद बचा रहा, मगर लुनेरियंस सबसे रेयर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट उनसे सिर्फ नफरत नहीं करती, उन्हें उनकी ज़रूरत है। लुनेरियंस वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए इतने वैल्यूएबल क्यों थे? क्योंकि वॉइड सेंचुरी में ओरिजिनल मदर फ्लेम ऐसे ही बनाई गई थी। लुनेरियंस को मजबूर किया गया कि वो अपनी नेचुरल फ्लेम्स को एक्सट्रीम लेवल्स पर लगातार रिलीज करें, जब तक कि वो पूरी तरह खत्म ना हो जाएं या वो मर ना जाएं। ये प्रोसेस बहुत इनएफिशिएंट था, इसलिए इस पावर का यूज़ बार बार नहीं किया गया। इस तरह म्यूरल वाला डीमन इतनी बड़ी फायर एनर्जी का मालिक बना, और अगर ईमू सच में एक लुनेरियन है या उनकी बॉडी यूज़ कर रहा है, तो ये एक्सप्लेन करता है कि वो इतनी मैसिव फ्लेम पावर कैसे कंट्रोल करता है और उसने जॉय बॉय और अलायंस को कैसे हराया। ईमू को मदर फ्लेम की ज़रूरत सिर्फ आइलैंड्स तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि एक स्टेबल एनर्जी सोर्स के लिए है जो उसके कर्स को कमज़ोर कर सके या तोड़ सके।
कंक्लूजन में लव टेल थ्योरी सबसे सॉलिड लगती है क्योंकि ये सालों के फोरशैडोइंग को एक इंसानी ट्रेजेडी से जोड़ती है। ये सजेस्ट करती है कि वॉइड सेंचुरी सिर्फ एक पॉलिटिकल वॉर नहीं थी, बल्कि ईमो, जॉय बॉय और क्वीन लिली के बीच एक रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट थी। जब लिली ने ईमू को रिजेक्ट करके जॉय बॉय के साथ फ्रीडम को चुना, तो ईमू ने गुस्से और जलन में पूरी दुनिया को डुबा दिया। वो जायंट स्ट्रॉ हैट जो फ्रोजन चेंबर में है, वो शायद लिली और जॉय बॉय के बॉन्ड का एक सिंबल है, जिसे ईमू ने एक ट्रॉफी की तरह रखा है। जब गोल्डी रॉजर ने फाइनल आइलैंड पर पहुंचकर उसका नाम लाफ टेल रखा, शायद लव टेल का प्ले, तो वो रोते रोते हंसने लगा। उसे समझ आ गया कि हिस्ट्री का सबसे खतरनाक राज कोई वेपन नहीं, बल्कि एक बहुत ही इंसानी और शायद पैथेटिक लव स्टोरी थी। उसे पता था कि वो सब बदलने के लिए बहुत जल्दी पहुंच गया, क्योंकि सन गॉड नीका का लौटना अभी बाकी था, वो जो ईमू के जमे हुए दिल को पिघला सके। इसलिए उसने सब कुछ अगली जनरेशन के लिए छोड़ दिया, ये जानते हुए कि लफ़ी जैसा कोई इस सेल्फिश पागलपन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जहां ईमू अपने 800 साल के गम को एक बड़ी ट्रेजेडी समझता है, लफ़ी उसे वैसे देखेगा जैसा वो सच में है, एक टायरेंट जो मासूम लोगों को तकलीफ दे रहा है। नीको रॉबिन के सच सामने आते ही दुनिया को पता चल जाएगा कि उनका डिवाइन रूलर सिर्फ एक टूटा हुआ आदमी है। ये रेवलेशन वर्ल्ड गवर्नमेंट की अथॉरिटी खत्म कर देगी और विल ऑफ डी यानी डॉन को पूरा करेगी। ये प्रूव हो जाएगा कि किसी का भी पर्सनल हार्ट ब्रेक उसे ये हक नहीं देता कि वो दुनिया की आज़ादी छीन ले, और इसी के साथ रोमांस डॉन का सही मतलब पूरा होगा। आज के लिए इतना ही। इस थ्योरी के